Hello students, today we have discussed MCQ and MCQ pattern based question of class 10 CBSE। आज हम लोग क्लास 10 CBSE का MCQ बेस्ड क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे, वो भी साइंस नॉट मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का एक वीडियो हमने अपलोड किया है और हम साइंस का पहला वीडियो लेके चल रहे हैं। इसमें वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन है कि देखो ये एग्ज़ाम में मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखा है और उसके पैटर्न को भी समझा है, तो मैं जो आपको करवाने जा रहा हूँ उस पर आप थोड़ा फोकस कीजिएगा। अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन को करवाया था ऑफलाइन में, उसमें अधिकतर क्वेश्चन कॉपी का जो लास्ट समय में करवाता हूँ क्वेश्चन, वो एग्ज़ाम में मैच कर जाता है। यहाँ तक मेरा ऑब्जर्वेशन है और आप लोग भी इसके साथ रहेंगे तो क्वेश्चन को आप पकड़ पाएंगे, है ना। तो आप क्या करो, जो प्रोवाइड वीडियो मैं कर रहा हूँ उसको आप ध्यान से देखिए। जो बोर्ड बेस्ड वीडियो है, जैसे कि बोर्ड बेस्ड वीडियो में मैं लिख देता हूँ कि बोर्ड बेस्ड क्वेश्चंस, बोर्ड बेस्ड MCQ, तो आप उसको देखेंगे, है ना। हमारा पहला क्वेश्चन है कि द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट X इज 11। हमारा क्वेश्चन है कि द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट X इज 11। देखिए अब इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन पूछेगा आपसे। राइट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो आप, इसके वैलेंसी को लिखो आप, और वैलेंसी के लिखने के बाद इसका फार्मूला राइट द फार्मूला एंड नेचर ऑफ ऑक्साइड, राइट द फार्मूला एंड नेचर ऑफ ऑक्साइड। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को आपसे दूसरे तरीके से ऐसे भी पूछ सकता है। X एलिमेंट लिख दिया, एटॉमिक नंबर 1 11 और मास नंबर 23। अगर ये भी दे दे सिर्फ सिंबॉलिक फॉर्म में और ये तीनों क्वेश्चन पूछे तो आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। इसका ये मतलब है कि ये एलिमेंट X है जिसका एटॉमिक नंबर 11 है और मास नंबर 23 है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा क्या? पहला बात कि एटॉमिक नंबर 11 है, तो एटॉमिक नंबर 11 पे आपको याद होना चाहिए ये एलिमेंट क्या है, सोडियम है। और सोडियम है, फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8 और लास्ट में बचा कितना, 1 जो इलेक्ट्रॉन है हमारा ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। 1 वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है और वैलेंस सेल 1 2 3 सेल है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, इसका ये मतलब है कि 1 2 3 वाला इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, बिकॉज ये क्या होते हैं, मेटल होते हैं। और मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करके इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन यानी कि प्लस आयन को क्या करता है, बनाता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन करता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन बनाता है। और एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो ये बनाएगा Na+, क्या बनाएगा, Na+। तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, इसका वैलेंसी हो गया +1, बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हुआ, 2, 8, 1, वैलेंसी हो गया। राइट द फार्मूला एंड नेचर ऑफ ऑक्साइड। देखिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, तो ओबियसली ये क्या है, मेटल है। और मेटल जब रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन से, मेटल प्लस O2 मेटालिक ऑक्साइड को बनाता है। क्या बनाएगा, मेटल प्लस O2 मेटालिक ऑक्साइड। और इसका वैलेंसी कितना है, 1, तो Na+O2 Na2O बनाएगा, बिकॉज Na के ऊपर 1 चार्ज +1 चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर कितना, -2 चार्ज। कंबाइन करेगा तो Na2+1 आया था कितना, Na2O, यानी कि सोडियम ऑक्साइड। और मेटालिक ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर, इसका नेचर क्या होगा, बेसिक होगा। तो मेटालिक ऑक्साइड यहाँ हम लिखते हैं कि मेटालिक ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर। क्या होता है, बेसिक इन नेचर।
वहीं पे नॉन मेटालिक ऑक्साइड, नॉन मेटालिक ऑक्साइड, नॉन मेटालिक ऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर, इज एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर। ओके, इस क्वेश्चन को आप समझ चुके हैं। ये क्वेश्चन पूछेगा तो 2 मार्क्स में, या एक सीधा दे दिया तो 1 मार्क्स में, या 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछेगा, है ना। चलिए ओके, फिर हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है डिफाइन 1 ओम। 1 ओम को डिफाइन करने के लिए बोल रहा है। तो बच्चों 1 ओम डिफाइन करने के लिए अगर बोल रहा है तो साथ में 1 वाला जितना है आप सबको देख लो एक बार। कहीं 1 ओम को बोल रहा है तो 1 वाला जितने भी पार्टिकल्स है उन सबको इसलिए देखो कि इट में भी कहीं ऐसा नहीं कि सिर्फ 1 ओम पूछे, 1 एम्पियर भी पूछ सकता है। बोलो यस या नो। 1 एम्पियर पूछ सकता है, 1 वोल्ट पूछ सकता है ना। 1 एम्पियर, 1 वोल्ट, 1 ओम, 1 वोल्ट। हाँ, ये तीनों को देख लो। पहला बात कि 1 ओम होता क्या है ना। 1 एम्पियर होगा क्या, 1 वोल्ट होगा क्या। तो 1 ओम का डिफिनेशन क्या होगा, आपने पढ़ा है कि V इज इक्वल टू आई आर, और R इज इक्वल टू क्या होता है, V बाई आई। तो R क्या होता है, रेजिस्टेंस, V क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, और I क्या होता है, करंट। तो हम बोलेंगे कि व्हेन अ करंट ऑफ 1 एम्पियर पास थ्रू द कंडक्टर एंड द पोटेंशियल डिफरेंस of the ends of conductor is 1 volt, then the magnitude of resistance in the conductor is 1 ohm. देखो ध्यान से, when the current of 1 ampere pass through the conductor, है ना, and the potential difference of the ends of the conductor is 1 volt, then we say that the resistance in the conductor is 1 ohm. समझ गए। 1 ओम को ऐसे लिख के दे सकता है, 1 ओम। तो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना होगा, 1 ओम होगा। अगर किसी कंडक्टर से, ध्यान दीजिएगा, अगर किसी कंडक्टर से 1 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट बह रहा हो और उस कंडक्टर के एंड का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो, तो हम कह सकते हैं कि उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम है। समझ गए। अब अगला क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे कि व्हाट इज 1 एम्पियर। मान लीजिए 1 एम्पियर पूछ रहा है, तो हमने Q इज इक्वल टू क्या पढ़ा है, I इज इक्वल टू क्या पढ़ा है, Q बाई टी, यानी Q इज इक्वल टू आई टी। बोलो यस या नो। तो I इज इक्वल टू कितना हुआ, Q बाई टी। तो हम बोलेंगे कि व्हेन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज पास थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट इज 1 एम्पियर। हम ये बोलेंगे कि अगर किसी कंडक्टर से 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो कर रहा है, तो उस कंडक्टर से जो इलेक्ट्रिक करंट पास होगा वो कितना होगा, 1 एम्पियर। समझ में आया। देखिए फिर से समझिए कि व्हेन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज passes through the conductor in 1 second, then the magnitude of करंट इज 1 एम्पियर। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कूलम्ब पर सेकेंड को हम क्या बोलते हैं, कूलम्ब पर सेकेंड को हम क्या बोलते हैं, तो एम्पियर। क्या बोलते हैं, एम्पियर। कूलम्ब पर सेकेंड को क्या बोलते हैं, एम्पियर। अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछे कि वोल्ट, वोल्ट पर एम्पियर को क्या बोलते हैं, वोल्ट पर एम्पियर को क्या बोलते हैं, तो आप बोलेंगे ओम। यूनिट से भी क्वेश्चन पूछ सकता है एमसीक्यू। ध्यान दीजिएगा, कूलम्ब पर सेकेंड को क्या बोलते हैं, तो एम्पियर। वोल्ट पर एम्पियर को क्या बोलते हैं, ओम। समझ गए। क्वेश्चन आपसे यहां से भी राइज कर सकता है 1 मार्क्स में, है ना। फिर आपका देखिए क्या है, 1 वोल्ट। 1 वोल्ट क्या होता है, W इज इक्वल टू, हमने क्या पढ़ा है, वी क्यू। तो V इज इक्वल टू कितना होगा, W बाई क्यू। देखिए V इज इक्वल टू W बाई क्यू। तो when 1 coulomb of charge, when 1 coulomb of charge come to a point in an electric field from infinity, इन्फिनिटी से अगर 1 कूलम्ब चार्ज को लाने में, को लाया कहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड में,
then the magnitude of work done is 1 joule, then we say that the potential difference between the ends of conductor is 1 volt. एक कूलम्ब चार्ज को लाने में किया गया वर्क डन अगर 1 जूल है तो उस कंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 1 वोल्ट होगा। बोलो यस या नो। और अब ये भी हम बोल सकते हैं कि जूल पर कूलम्ब इज नोन एज वोल्ट। जूल पर कूलम्ब को क्या बोलते हैं हम? वोल्ट बोलते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जूल पर कूलम्ब को क्या बोलोगे? तो वोल्ट, है ना। वोल्ट पर एम्पियर को क्या बोलोगे? तो ओम। कूलम्ब पर सेकेंड को क्या बोलोगे? तो एम्पियर, है ना। अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज को क्या बोलते हैं? तो आप ये बोलेंगे, देखो ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल एनसीईआरटी में दिया हुआ है और मेरे चैनल के वीडियो पे भी है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड टू मेक या मेक 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। तो उसका वैल्यू आपको याद होना चाहिए 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स मेक 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि डेफिनेशन ऑफ 1 कूलम्ब, तो आप बोलेंगे कि व्हेन 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स मेक देन 1 कूलम्ब चार्ज इज फाउंड। यानी 1 कूलम्ब चार्ज क्या होता है? बनता है जब 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स एक साथ कोलाइड करते हैं। तो आया बात समझ में, है ना। तो इन टॉपिक से देखो, टॉपिक तो वही रहेगा, रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए एक टॉपिक को ले चलेंगे तो उसके सारे जो रिलेटेड टॉपिक्स हैं जो उसे मैच कर रहे हैं उनको हम साथ में डिस्कस करेंगे, है ना। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, ये मेरा एक्सपीरियंस है ना। ओके, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि डिफाइन गैल्वेनोमीटर, तो गैल्वेनोमीटर के साथ आप सबको जोड़ दो, वोल्टामीटर और आमीटर, ये दोनों के बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ऐसा नहीं कि किसी सेट में गैल्वेनोमीटर दिया हुआ है तो हम वोल्टमीटर और आमीटर के बारे में नहीं पढ़ेंगे, नहीं। अगर एक इंस्ट्रूमेंट का चर्चा कर रहा है तो उसके साथ जितने भी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट हैं उनके बारे में पढ़ो, क्वेश्चन वहाँ से राइज कर सकता है। अब है कि गैल्वेनोमीटर किसको बोलते हैं? तो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो ये बताता है कि इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है। A galvanometer is an instrument which is used to detect the flow of electric current through the circuit. गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हमको ये बताता है कि इलेक्ट्रिक करंट किसी सर्किट से पास कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके बाद हमारा आता है कि वोल्टामीटर, वोल्टामीटर VOLT है ना, वोल्टामीटर। तो वोल्टामीटर का काम क्या है? वोल्ट किसका यूनिट? पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस को माप के बताएगा। और सीरीज में और सर्किट में या पैरेलल कनेक्शन में जुड़ा रहता है। किसमें? पैरेलल कनेक्शन में जुड़ा रहता है। कौन? वोल्टामीटर। ध्यान दीजिएगा, देखिए, वोल्टामीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मैग्नीट्यूड ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द कंडक्टर, ऑफ द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। कि वोल्टामीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मापता है। किसके? कंडक्टर के एंड्स के पोटेंशियल डिफरेंस को। और दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। और इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़ा हुआ होता है। फिर हमें आमीटर। आमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। कह रहा है कि आमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो इलेक्ट्रिक करंट जो बह रहा है सर्किट से उसके मैग्नीट्यूड को मापता है। तो एन एमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच यूज टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। सर्किट से कितना करंट बह रहा है, 5 एम्पियर कि 10 एम्पियर कि 12 एम्पियर, उसको मापेगा कौन? आमीटर। और यह सर्किट में सीरीज कनेक्शन में जुड़ा हुआ होता है। जैसे ये हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट हुआ, हमने यहाँ रेजिस्टेंस लगा दिया, यहाँ हमने क्या किया? आमीटर को जोड़ दिया, यहाँ हमने क्या कर दिया? स्विच बना दिया
और फिर क्या करेंगे, इसको बैटरी से जोड़ देंगे, है ना, और फिर इसको लगा देंगे। तो ये हमारा आम मीटर है। और मान लो कि इसके पैडल हमने क्या किया, वोल्टामीटर को जोड़ दिया, तो ये हमारा वोल्टामीटर है। ये कंडक्टर के पोटेंशियल डिफरेंस को बताएगा कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस इसके एंड का है ना। तो ये हमारा आमीटर, ये हमारा क्या हुआ, वोल्टामीटर। ओके, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन और उस पर बेस्ड एग्जाम्पल आपको ये कंप्लीट करना होगा। यानी कि केमिकल रिएक्शन का टाइप, जैसे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं, है ना, डिकम्पोजिशन किसको बोलते हैं। तो इनका डेफिनेशन के साथ इनका एक एग्जाम्पल तो पक्का है कि आपको ध्यान में रखना होगा। एक एग्जाम्पल जैसे कि कॉम्बिनेशन में हम आते हैं, तो देखो वर्ड में जुड़ा हुआ है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन दो जब एलिमेंट आपस में कंबाइन करेंगे तो नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, उसको हम बोलेंगे क्या, कॉम्बिनेशन। डिकम्पोजिशन, डिकम्पोज कर देना, तोड़ देना। तो एक कंपाउंड डिकम्पोज होके अलग अलग दो एलिमेंट या कंपाउंड में टूटेगा, उसको बोलेंगे डिकम्पोजिशन। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस हटा देना, हाईली रिएक्टिव क्या करेगा, लो रिएक्टिव को हटा देगा और उसके रिस्पेक्टिव एनायन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, नया प्रोडक्ट बनाएगा। डबल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस हो रहा है लेकिन दो जगह से, क्या बोलेंगे उसको, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसका एग्जाम्पल भी एक रिएक्शन प्लस एक एग्जाम्पल, जैसे कि कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन में क्या बोलेंगे, C+O2 CO2 कंबाइन कर गया, कॉम्बिनेशन। डिकम्पोजिशन, तोड़ देना है, तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट हीट कर देंगे, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। डिस्प्लेसमेंट, तो मेटल के साथ HCl जोड़ दो, मेटल प्लस एसिड, मेटालिक सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, HCl का H प्लस Cl माइनस और Na प्लस हाईली रिएक्टिव H से हटा देगा, इसको बना लेगा NaCl, सोडियम क्लोराइड प्लस H2 गैस, है ना। अब डबल डिस्प्लेसमेंट और एक एग्जांपल साथ में और रेडॉक्स। रेडॉक्स पे आपको कमांड होना चाहिए। अगर रेडॉक्स पे कमांड नहीं है तो क्वेश्चन वहां से भी MCQ पूछ सकता है कि ना, इक्वेशन दे देगा, जैसे ये इक्वेशन दे दिया, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 और बताया कि बताओ क्या कंपाउंड बनेगा, है ना, यहाँ क्या कंपाउंड बनेगा या कौन सा रिएक्शन है ना। तो आपको रेडॉक्स पे भी ध्यान रखना होगा। टाइप ऑफ रिएक्शन से 1 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, आप इसको ध्यान में रख लो। आपको करना क्या है कि सिर्फ टाइप ऑफ रिएक्शन, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, तीसरा हमारा डिस्प्लेसमेंट, चौथा हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट और पांचवा हमारा रेडॉक्स, यह 5 टॉपिक पे कमांड है। तो आपको 1 से 3 मार्क्स यानी कि मिनिमम, इससे ज़्यादा का भी पूछ सकता है ना, ये आपको आ गया। साथ में इसका एग्जाम्पल तो आप केमिस्ट्री में प्रत्येक इक्वेशन देंगे और साथ में एग्जाम्पल आप देंगे ही। केमिस्ट्री का मतलब ही है कि जो बात को हम बताना चाह रहे हैं उसको हम इक्वेशन से करके दिखाएंगे, तो ही केमिस्ट्री का मतलब हुआ। तो एक डिफिनेशन के साथ उसका एक एग्जाम्पल भी। फिर इस चैप्टर से ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज रेंसिडिटी, रेंसिडिटी क्या है, कोरिजन क्या है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। रेंसिडिटी, कोरिजन, और ज़्यादा उसका मन होगा तो रस्टिंग भी पूछ देगा। इतना को आप कर लो चैप्टर 1 के लिए। 1 to 3 मार्क्स और 2 मार्क्स यहाँ से आ गया, 5 मार्क्स आ गया एक ही चैप्टर से, है ना। तो रेंसिडिटी, संक्षारण, है ना, सॉरी रेंसिडिटी का मतलब होता है, इसका हिंदी होता है वो खाना खराब जो होता है ना, उसको बोलते हैं विक्रम सुगंधिता की, उसे से कुछ बोलते हैं, याद हमको नहीं आ रहा है। रेंसिडिटी, यहाँ पे खाना क्या होता है, खराब हो जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के कारण। इसलिए हमारा जो कुरकुरे जो खाते हैं आप लोग, पैकेट फुला हुआ रहता है इतना, और आता है इसके अंदर 2 चिप्स। एक बच्चा लेके आया था कल कुरकुरे मेरे लिए, सर आप खा लीजिए 2 बज चुका है, से आपको भूख लगी। हम कहा भूख तो लगा है, तो लेके आया कुरकुरे का पैकेट, है ना, 5 रुपये का। उसको जब फोड़े तो सिर्फ उसमें गैस भरा हुआ था और था कितना, इतना सा कुरकुरे, है ना, 5 रुपये का था वो। तो उसमें गैस, कौन सा गैस रहता है, उसमें नाइट्रोजन भरा होता है। क्यों,
बिकॉज नाइट्रोजन क्या है, एंटीऑक्सीडेंट है, ऑक्सीजन से कंबाइन नहीं करेगा और खाना क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा। आपके फ्रीज में भी वही है, फ्रीज में जो खाना प्रिजर्व करके रखते हैं उसमें एंटीऑक्सीडेंट गैस को रखा जाता है, नाइट्रोजन है ना, जो खाना को खराब होने नहीं देगा। तो रेंसिडिटी वहाँ से आ गया। कोरिजन का मतलब होता है संक्षारण। संक्षारण कहने का यह मतलब है कि किसी मेटल में अगर पानी लग गया और वो हवा के प्रेजेंस में है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में है, तो वह कंबाइन करेगा, ऑक्साइड बनाएगा और धीरे धीरे क्या करेगा, वो खराब हो जाएगा। और रस्टिंग ये कहने का मतलब है कि जब आयरन वाटर, एयर, सनलाइट के प्रेजेंस में आता है तो उसके ऊपर भूरा रंग का एक परत पड़ जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। Fe2O3 Fe2O3.XH2O इसका फार्मूला भी होता है रस्टिंग का। आपसे ये भी पूछ सकता है कि राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ रस्टिंग। तो Fe2O3.XH2O, XH2O कहने का ये मतलब है कि इसमें वाटर कितना मॉलिक्यूल प्रेजेंस है हमको ये पता नहीं है ना, ये हुआ हमारा रस्टिंग। ओके, तो इन टॉपिक्स को आपको देखना होगा डेफिनेशन को, अन्यथा आपका नंबर कटेगा, है ना। और कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ो, जो बताता हूँ उसको फॉलो करो, आपका नंबर आएगा ही आएगा, है ना, 100%, मुझे विश्वास है। ऑक्साइड से क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि ऑक्साइड्स में आया मेटालिक ऑक्साइड, मेटालिक ऑक्साइड, नॉन मेटालिक ऑक्साइड, नॉन मेटालिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड से का डेफिनेशन पूछेगा और साथ में एग्जाम्पल, कि एग्जाम्पल बताओ। नॉन मेटालिक ऑक्साइड का एग्जाम्पल पूछेगा और नेचर पूछेगा कि नेचर कैसा होता है। मेटालिक ऑक्साइड का एग्जाम्पल पूछेगा और नेचर पूछेगा कि नेचर बताइए क्या होगा। एम्फोटेरिक ऑक्साइड का एग्जाम्पल पूछेगा और साथ में नेचर पूछेगा कि नेचर बताइए क्या होता है, या डेफिनेशन, नॉट नेचर, डेफिनेशन से ही नेचर पता चल जाएगा, डेफिनेशन। तो देखिए, मेटालिक ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर। कोई भी मेटालिक ऑक्साइड होगा वो बेसिक नेचर का होगा। अभी अभी तुरंत आपने देखा था कि सोडियम ऑक्साइड आया था, बेसिक इन नेचर। नॉन मेटालिक ऑक्साइड नेचर क्या होगा, एसिडिक, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, एसिडिक नेचर का है। मेटालिक ऑक्साइड सोडियम ऑक्साइड बेसिक नेचर का है। और सबसे लास्ट में हमारा आता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये क्या होता है, एक तरह का ऐसा ऑक्साइड जो बोथ एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करता हो, या एक ऐसा ऑक्साइड जिसका नेचर एसिडिक ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड दोनों से मिलता हो, उसी ऑक्साइड को हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। या तो इसका डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, द टाइप ऑफ मेटालिक ऑक्साइड या द टाइप ऑफ ऑक्साइड्स विच रिएक्ट विथ बोथ एसिड एंड बेसिस नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, या द ऑक्साइड्स which behaves like acidic oxide as well as basic oxide. Such oxides are known as amphoteric oxide. तो जिंक का ऑक्साइड ले लीजिए आप, जेड है NOAl2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो ये सब क्या है, हमारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। ये एसिडिक बिहेव भी रखता है और बेसिक बिहेव भी रखता है। यह एसिड से भी रिएक्शन करता है और बेस से भी रिएक्शन करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक। बचपन में पढ़े होंगे एम्फीबियन, उभयचर, फ्रॉग, बचपन में नहीं पढ़े थे एम्फीबियन, तो लैंड और वाटर दोनों में रहता है, उसको बोलते हैं एम्फीबियन। तो वही ना एम्फोटेरिक हो गया, जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करता है। सिंपल सी बात है। देखिए बच्चों, केमिकल फार्मूला आपसे पक्का पूछेगा एग्जाम में, वह तो वॉशिंग सोडा का, जिप्सम का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना। वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O, जिप्सम CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, और प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 हाफ H2O। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि केमिकल फार्मूला को आप बताओ, है ना। फिर उसके बाद इसका यूज भी पूछ सकता है कि राइट वन यूजेस, है ना।
वो डॉट 2H2O, H2O छूट गया सॉरी, CaSO4.2H2O होगा जिप्सम का, और इससे 3/2H2O हट जाएगा तो क्या बनेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका एक यूज भी आपसे पूछेगा, राइट वन यूज ऑफ जिप्सम या प्लास्टर ऑफ पेरिस या वॉशिंग सोडा का, आप यूज भी ध्यान कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, यू कैन कमेंट मी फॉर प्रोवाइडिंग द वीडियो ऑफ योर गिवन टॉपिक्स। ओके, यू कैन सब्सक्राइब, लाइक, शेयर द वीडियो, है ना, हंसो मत। ओके स्टूडेंट्स।